नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एडू क्रैक CSIR पर, जहां एग्ज़ाम क्रैक करना सिर्फ सपना नहीं एक स्ट्रेटजी है। मैं हूं रवि प्रकाश सिंह और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक धमाकेदार सीरीज CSIR नेट PYQ विथ कॉन्सेप्ट। ये कोई रट्टा वाला सेशन नहीं है। हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट, लॉजिक और एग्जाम स्ट्रेटजी समझाएंगे ताकि आप सिर्फ आंसर ना दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें। अगर आप CSIR नेट GRF लाइफ साइंस के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर बनेगी। हर दिन एक नया PYQ, एक नई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। ETC में लिख दूंगा तो आप समझ लीजिएगा ना, ठीक है। तो मेरे को जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराना है ना, क्योंकि टाइम तो नहीं है ना। अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखूँ प्रॉपर, ठीक है। तो वो मैं तो बोल भी तो रहा हूँ ना, तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, है ना। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, आयरन सल्फर क्लस्टर आर द की प्रोस्टेटिक ग्रुप डेट कैरी इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट। तो आयरन सल्फर क्लस्टर क्या है? एक यह प्रोस्टेटिक ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैरी करता है ना। ये सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है ये मेटाबॉलिज्म के टॉपिक से आया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपने पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, सीरीज ऑफ इंजाइम कम्प्लेक्स होते हैं ना। टोटल कितने इंजाइम कम्प्लेक्स होते हैं? 4 ना। तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ। इंजाइम कम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंजाइम कम्प्लेक्स कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब लिख लीजिएगा ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। पहला क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। एंड फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये टोटल क्या है? 4 कम्प्लेक्स है ना, इंजाइम कम्प्लेक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं ना। ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, ठीक है। तो पहला क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। एंड फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। 4 कम्प्लेक्स याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसका नेचर क्या होता है? नेचर इंटीग्रल होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो NADH क्या ऐसा होता है? इंटीग्रल होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज इंटीग्रल होता है। तो ये भी इंटीग्रल होता है, ये भी इंटीग्रल होता है। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब समझ रहे हैं ना, और इंटीग्रल का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, क्या है? फास्फोलिपिड का बना होता है ना। अरे यार, ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। और जो NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है ये इंटीग्रल होता है। मतलब ये पूरा मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में क्या होता है? एम्बेडेड होता है। इसको इंटीग्रल बोलते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से बस बाउंड हो तो इसको मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे। अगर एम्बेडेड हो, इंटीग्रल मतलब मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, तो बाइलेयर मतलब इनके बीच में, मतलब मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? एम्बेडेड होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं ना। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, या कम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, एंजाइम कम्प्लेक्स। तो ये पहला क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना, इसमें टोटल 4 इंजाइम कम्प्लेक्स होते हैं।
पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज, फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर मैंने बताया नेचर कैसा होता है, ये इंटीग्रल होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये इंटीग्रल होता है, ठीक है। अब किसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप, मतलब आयरन सल्फर क्लस्टर। आयरन सल्फर क्लस्टर क्या एक तरीके का प्रोस्टेटिक ग्रुप है, तो किसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है आयरन सल्फर क्लस्टर। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज में भी होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में भी होता है, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज में भी होता है, किस एक्सेप्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन सल्फर क्लस्टर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ ना। तो एक ये इंजाइम कम्प्लेक्स है, मतलब NADH डिहाइड्रोजिनेज एक इंजाइम कम्प्लेक्स है, और इस इंजाइम कम्प्लेक्स के अंदर प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है ना। हर इंजाइम का क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है ना। तो इसमें क्या होता है, आयरन सल्फर क्लस्टर होता है, इसमें भी आयरन सल्फर क्लस्टर होता है, इसमें भी आयरन सल्फर क्लस्टर होता है, ये यस, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने बता दिया है, iron sulfur cluster are the key prostatic group that carry electron in all of the below except NADH-CQ reductase। NADH dehydrogenase होगा आयरन सल्फर क्लस्टर। सक्सिनेट COQ रिडक्टेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होगा सेकेंड कम्प्लेक्स, ठीक है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज फोर्थ कम्प्लेक्स, फोर्थ कम्प्लेक्स में साइट आयरन सल्फर क्लस्टर था नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर निकल गया। COQH2 साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, इसी को क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज, थर्ड कम्प्लेक्स, इसमें भी आयरन सल्फर था। तो पहले में भी था आयरन सल्फर, सेकेंड वाले में भी आयरन सल्फर था, एंड थर्ड वाले में भी आयरन सल्फर क्लस्टर था, ठीक है। किसमें नहीं था, फोर्थ कम्प्लेक्स में, जिसका नाम क्या था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, सही है, इसमें आयरन सल्फर क्लस्टर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा इंजाइम काइनेटिक्स से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, द enzyme alkaline phosphatase was tested for its catalytic activity using the substrate para-natrophenyl phosphate. The Km obtained was 10 millimolar and Vmax was 100 macromole per minute. Which one of the following options represent the initial velocity of the reaction at a substrate concentration of 10 millimolar? पहले तो आपको अगर इंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन पहले क्या क्या दिया है, एंड सेकेंड थिंग्स पहले क्या करेंगे, गिवन ना। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो इंजाइम क्या है, इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज है, जिसको टेस्ट किया जा रहा है फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। और कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए टेस्ट के लिए कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, पैरा नाइट्रोफिनाइल फास्फेट, जिसका केएम क्या मिला भाई, सबस्ट्रेट और इंजाइम होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगी ना। इंजाइम और सबस्ट्रेट मतलब जो इंजाइम होता है इंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ जो इन्फिनिटी है, इसको मेजर कौन करता है, केएम ही तो मेजर करता है। केएम इन्वर्स होता है किसके, इन्फिनिटी के ना। केएम जो होता है इन्वर्स होता है इन्फिनिटी के, मतलब केएम ज़्यादा होगा तो इन्फिनिटी कम होगी, और केएम कम होगा तो इन्फिनिटी ज़्यादा होगी। किसके बीच में, इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। अगर इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो, केएम वैल्यू ज़्यादा होगा तो इंजाइम सबस्ट्रेट का इन्फिनिटी कम हो जाएगा, मतलब इंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, मतलब करेगा उतनी इन्फिनिटी से उतनी तेज़ी से बाइंड नहीं करेगा ना। तो ये केएम होता है, ठीक है। केएम को एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है, मैं वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, ठीक है ना। पहला कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज था मैंने वो बताया, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो केएम दिया है, केएम मेरे को क्या मिला है, 10 मिलीमोलर। वी मैक्स
वी मैक्स। अब आपने थ्योरी पढ़ा हो तो पता होगा आपको वी मैक्स क्या है, के एम क्या है, ठीक है ना। तो ठीक है, 100 माइक्रोमोल पर मिनट। आपको पहले एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ना, पहले गिवन क्या क्या गिवन दिया है, के एम दिया है, वी मैक्स दिया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 10 मिलीमोलर। मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 मिलीमोलर दिया है, 10 मिलीमोलर दिया है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है मेरे से, क्या पूछा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। तो आपको फार्मूला पता होगा, इतना आप लिख लेंगे ना, मैं इसको इरेज करूँगा अभी, ठीक है। तो के एम कितना दिया, 10 मिलीमोलर, वी मैक्स 100 माइक्रोमोल पर मिनट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 10 मिलीमोलर। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। मैं इरेज करने जा रहा हूँ ना, तो ठीक। तो इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि जो के एम दिया है, के एम जो दिया है वो मिलीमोल में दिया था ना, मिलीमोल में, कितना मिलीमोल में, 10 मिलीमोल में, देखिए 10 मिलीमोल में दिया है ना। और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी किस में दिया है, 10 मिलीमोलर में दिया है। लेकिन वी मैक्स देखेंगे तो मैक्रोमोल में है, मतलब और आंसर भी किस में है, मैक्रोमोल में है। देखिए ए ऑप्शन भी 50 माइक्रोमोल पर मिनट, बी ऑप्शन 100 माइक्रोमोल पर मिनट, एंड सी ऑप्शन 500 माइक्रोमोल पर मिनट, एंड डी ऑप्शन 20 माइक्रोमोल पर मिनट ना। तो आंसर किस में दिया है, मैक्रोमोल में दिया है। और मेरे को जो गिवन में दिया था के एम का वैल्यू, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये किस में दिया था, मिलीमोलर में। लेकिन वी मैक्स की वैल्यू मैक्रोमोल पर मिनट में दिया है, तो मैक्रोमोल में मिनट पर आंसर भी दिया है, तो इसका मतलब कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम मिलीमोलर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्रोमोलर में। सबसे पहले मेरा काम होगा, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि गिवन पहले क्या क्या दिया है, पहले उसको हम पहले वो लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन में क्या है, किस में आंसर दिया है, मिलीमोलर में दिया है, नैनोमोलर में दिया है, मैक्रोमोलर में दिया है, पिकोमोलर में दिया है, किस में दिया है, फेम्टो में दिया है, किस में दिया है, आप वो देखेंगे। जिसमें दिया होगा आपको उसमें सबको कन्वर्ट करना होगा, जितने भी गिवन वैल्यू दिया है। तो 10 मिलीमोलर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैक्रोमोलर में। तो आपको कन्वर्ट करने आता है मिलीमोलर को मैक्रोमोलर में। अच्छा, मिलीमोलर बड़ा यूनिट है कि छोटा, बड़ा यूनिट है। मैक्रोमोलर और छोटा यूनिट है, नैनोमोलर और छोटा यूनिट है, ठीक है ना। तो आपको मैं एकदम ट्रिक बता रहा हूँ ना, मिलीमोलर को मैक्रोमोलर में कन्वर्ट करने के लिए एकदम इजी, एकदम आसान। देखिए कैसे, आपको तो ये पता होगा ना, मिलीमोलर, मिली का मतलब कितना होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मैक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6। आपको तो ये पता होगा ना, मिली का मतलब, मैक्रो का मतलब। तो मिली का मतलब 10⁻⁻3, मैक्रो का मतलब 10⁻⁻6। अब 10 मिलीमोलर को मेरे को कन्वर्ट किस में करना होगा, मैक्रोमोल में। तो मिली का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 होगा ना। आपको वो भी नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए मिलीमोलर को मैक्रोमोलर में कन्वर्ट करना है, तो कितना है, -3 है, इसको मैक्रोमोल में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक। मतलब -3 है, तो मेरे को इनिशियल माइनस फाइनल करना है। क्या करना है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो 10 जो है, 10 लिख लीजिए आप पहले, ठीक, इनटू कितना दिया है, 10⁻³ ना। तो -3 ना पावर में है, -3 और फिर -6 माइनस करना है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -3 + 6, तो मतलब कितना आ जाएगा, +3। तो आंसर कितना है, 10⁻³ आ जाएगा। फिर ये क्या है, मैक्रोमोलर हो जाएगा। क्या, मैक्रोमोलर। तो आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे मिलीमोलर को मैक्रोमोलर में कन्वर्ट करेंगे। कुछ करना नहीं है, देखिए फिर से देखिए, कितना दिया था, 10 मिलीमोलर दिया था ना। तो मिलीमोलर को मैक्रोमोलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। और मैक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो कुछ करना नहीं है, जो इसको वैल्यू को हटा दीजिए, इसको भूल जाइए, ठीक है। अब -3 है
तो -3 पहले लिखिए, जो पहले पहले जो था, पहले मिली मोलर में था, हमें माइक्रोमोलर में कन्वर्ट करना है, तो पहले मिली मोलर वाला लिखेंगे, मतलब 10 के पावर -3, 10 को भी हटा दीजिए, -3 लिखिए पहले, -3 हो गया, ठीक है। फिर माइनस करेंगे ना, इनिशियल माइनस फाइनल, क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितना है, -3 है, -3 लिख दिए, फाइनल कितना है, माइनस करके फाइनल लिखेंगे तो -6 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6 -3, तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। किसमें, मैक्रोमोलर में, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखिए अब 10 मिलीमोलर ये भी दिया है और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी 10 मिलीमोलर में दिया है, तो दोनों का वैल्यू वही हो जाएगा ना, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मैक्रोमोलर ना, यही ना आया था 10 के पावर 3 मैक्रोमोलर। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला क्या है, V0 इक्वल टू V मैक्स यस बाई KM + S, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, V मैक्स यस बाई KM + S, ठीक है। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, V मैक्स पता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पता है, KM पता है, ठीक है, सब कुछ पता है, तो वैल्यू बस पुट कर दीजिए, 10 मैक्रोमोलर, अरे V मैक्स कितना दिया है, 100 मैक्रोमोलर, सॉरी, ठीक है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 मिलीमोलर दिया था ना, तो हमने कन्वर्ट किया था 10 के पावर 3 मैक्रोमोलर हो जाएगा, फिर नीचे भी कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 मैक्रोमोलर ना, KM के भी वैल्यू उतना ही दिया है ना, 10 मिलीमोलर, और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी 10 मिलीमोलर दिया है, प्लस ये भी 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे ये दोनों में है, मतलब पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 100 इंटू 10 के पावर 3, ठीक, 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3, देखिए इसको हम 10 के पावर 3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और 1 + 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा ना, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, 100 इंटू 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 इंटू 1 + 1 2, ये 10 के पावर 3 10 के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, फिर ये भी 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फिर 50 मैक्रोमोल पर मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब एकदम मैं एक्यूरेट नहीं बताऊंगा ना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उतना अच्छे से, ठीक है, तो आप समझिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेकेंड वाले क्वेश्चन में पहले सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है, तो KM दिया था, V मैक्स दिया था, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दिया था, हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछा था, तो हमें V0 इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है कि V मैक्स यस बाई KM + S होता है ना, तो मेरे को सब कुछ पता था, गिवन में दिया ही था, बस क्या कन्वर्ट करना था, मिली मोलर को मैक्रोमोल में कन्वर्ट करना था, क्यों कन्वर्ट करना था, क्योंकि आंसर किस में दिया है, मैक्रोमोल पर मिनट में दिया है ना, तो मिली मोल को मैक्रोमोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बता दिया था, ईजी एकदम, 10 को भूल जाइए, मिली को याद करिए, और किस में कन्वर्ट करना है, मैक्रो को, मैक्रो में कन्वर्ट कर, अब मिली का मतलब कितना होता है, 10 के पावर -3, मैक्रो का मतलब कितना होता है, 10 के पावर -6, तो इनिशियल -3, फाइनल कितना है, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, और कितना था पहले से 10 था, तो 10 के पावर 3, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है ना, पहले लिख लो या उसके पावर में कर लो, तो फार्मूला क्या है, 10 के पावर है इनिशियल माइनस फाइनल, ये फार्मूला है, ठीक है ना, मतलब 10 दिया है पहले से ही, आप इनिशियल माइनस फाइनल करिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए 50 मैक्रोमोल पर मिनट, ठीक। तो अब थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट अनकम्पिटिटिव इन्वेशन ऑफ एन एंजाइम ना, इसमें स्टेटमेंट दिया है अनकम्पिटिटिव इन्वेशन, तो हम लोग कई सारे कम्पिटिटिव पढ़ते हैं ना इन्वेशन, कई सारे एंजाइम के कम्पिटिटिव इन्वेशन पढ़ते हैं, नॉन कम्पिटिटिव पढ़ते हैं, मिक्स्ड वाला पढ़ते हैं, अनकम्पिटिटिव पढ़ते हैं, मैं एकदम ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, एकदम ट्रिक, आप
पूरा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ट्रिक क्या है, पहले सी बड़ा से लिखिए, यू एन, आपको ये याद करके ही जाना होगा, कन, CUN। सी का मतलब कंपटेटिव, यू का मतलब अनकम्पटेटिव, एन का मतलब नॉन कम्पटेटिव। अब लिख लीजिएगा कॉपी में, सी का मतलब कम्पटेटिव इन्विशन, यू का मतलब अनकम्पटेटिव इन्विशन, एन का मतलब नॉन कम्पटेटिव इन्विशन। ठीक है, तो मेरे से पूछा क्या क्या है, अनकम्पटेटिव इन्विशन, तो इसके बारे में जानना है, लेकिन मैं कम्पटेटिव के भी बारे में बताऊंगा, अनकम्पटेटिव के भी बारे में बताऊंगा और नॉन कम्पटेटिव के भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। CUN इतना लिखना है पहले, सबसे पहले, फिर उसके पहले KM, फिर Vmax। ये दो चीज़ मेरे को पता होना चाहिए, KM और Vmax। ठीक है, तो KM एकदम पहले बढ़ा देना है, क्या बढ़ा दीजिए, फिर घटा दीजिए, फिर अनचेंज बोल दीजिए, मैं नहीं चेंज होऊंगा। ठीक है, KM मतलब कम्पिटिटिव में क्या होता है, बढ़ता है, अनकम्पिटिटिव में घटता है, फिर की नॉन कम्पिटिटिव में अनचेंज, कोई भी चेंज। तो पहले आपको ट्रिक कैसे याद करना है, CUN, फिर उसके बाद KM को बढ़ाना है, फिर घटा दो, फिर अनचेंज कर दो, बढ़ा दो, घटा दो, अनचेंज कर लो, फिर Vmax में अनचेंज करो, पहले जो उधर का था पहले इधर ला दो ना। Vmax मतलब कम्पिटिटिव में Vmax अनचेंज होता है, बदलता नहीं है, अनकम्पिटिटिव में घटा दो, नॉन कॉम्पिटिटिव में घटा दो। हो गया, आंसर आ गया, निकल गया, एकदम इजी हलवा है। ठीक है, CUN आपको क्या याद करना है, CUN, कन याद करके जाइएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा KM पहले लिखिएगा और Vmax, तो पहले K आता है, पहले V आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD में K पहले आता है ना, तो इसके तरीके से भी आप याद कर लेंगे। पता चला कि Vmax पहले ऊपर कर लिए, KM नीचे कर लिए, सब गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि KM ऊपर होगा, Vmax नीचे होगा, तो पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर अनचेंज हो जाता है, फिर Vmax में अनचेंज होता है, फिर घटता है, फिर घटता है, बाकी तो CUN याद है। देखिए, मतलब अनकम्पिटिटिव में क्या होता है, KM भी घटेगा, Vmax भी घटेगा, आंसर आ गया। पहला स्टेटमेंट ए, अनकम्पिटिटिव बाइंड टू फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अनकम्पिटिटिव इन्विशन में बाइंड करता है बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इसको होल्ड पे रखते हैं, एडिशन ऑफ अनकम्पिटिटिव इन्विटर लोअर द Vmax ऑफ द रिएक्शन। अरे अभी ना मैंने बताया कि CUN, KM, Vmax, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा ना, तो एडिशन ऑफ अनकम्पिटिटिव इन्विटर ना, जब हम ऐड कर देंगे अनकम्पिटिटिव इन्विटर का, तो लोअर द Vmax ऑफ द रिएक्शन ना, जिस रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे थे, उसी रिएक्शन के अंदर हम अनकम्पिटिटिव इन्विटर डाल दिए, तो Vmax क्या हो गया, घट गया। भाई अनकम्पिटिटिव में क्या होता है, Vmax घटता है, तो बी ऑप्शन तो एकदम सही है, तो बी तो सही हो गया, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बी वाला एलिमिनेट, डी वाला एलिमिनेट। अपरेंट KM ऑफ द एंजाइम इज लोअर, KM भी घटता, अभी मैंने बताया ना, KM क्या होता है, घट जाता है, KM देखो, CUN, KM पहले क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अनचेंज हो जाता है, Vmax में अनचेंज होता है, फिर घट जाता है, फिर घट जाता है, तो अनकम्पिटिटिव में दोनों घट जा रहा है, मतलब अपरेंट KM ऑफ द एंजाइम लोअर, कम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, B and C, तो आंसर क्या हो जाएगा, A, एकदम हलवा है। ठीक है, याद हो गया, आपको कम्पिटिटिव वाला पूछेगा इसी से निकलेगा, अनकम्पिटिटिव वाला पूछेगा तो इसी से निकलेगा, नॉन कम्पिटिटिव वाला पूछेगा तो इसी से निकलेगा, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अभी बहुत कुछ है कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, गेट के एग्जाम में, नेट में भी आ जाता है इजी, नेट में ये वाला आया था अभी 2021 में, देख लीजिए कितना इजी है। ठीक है ना, तो गेट में तो यही आता है ज़्यादातर, गेट के एग्ज़ाम में हो गया, DVT के एग्ज़ाम में हो गया, ICMR में, ICMR से तो इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। ठीक, मतलब बस फार्मूला बेस्ड आता है, मतलब फार्मूला वैल्यू पुट करिए, जैसे सेकेंड क्वेश्चन था, और थर्ड वाला ऐसे, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता है, DVT हो गया, ICMR हो गया। ठीक है ना, फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। फोर्थ, सम सेल पोसेस पेप्टाइड विच कंटेनिंग डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड, हाउ डू दे एराइज। कुछ सेल में जो पेप्टाइड होते हैं ना, सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन है ना भाई। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है ना, डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, फिर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो फिर क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, फिर उसी एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। तो कई सारे प्रोटीन बनते हैं ना, तो जो प्रोटीन बनता है ना सेल के अंदर, उसमें डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड नहीं होता है। ऐसे होता है कुछ सेल्स में होते हैं ना, लिखा है ना कुछ सेल्स में, सम सेल्स पोसेस विच कंटेन डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड, लेकिन ज़्यादातर 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज क्या होते हैं, यल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं। डी फॉर्म एमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं। डी फॉर्म और यल फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, डी और यल सिस्टम वाला, ओ एच किधर हो, लेफ्ट साइड में, तो क्या बोलेंगे, यल फॉर्म बोलेंगे, और ओ एच क्या हो, राइट साइड में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोलेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो डी और यल वही है। तो ज़्यादातर जो प्रोटीन या पेप्टाइड में जो एमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होते हैं वो कौन से फॉर्म होते हैं, यल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स में जो पेप्टाइड होते हैं वो डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं। तो वही पूछा जा रहा, हाउ डू दे एराइज, ये कैसे एराइज होते हैं, क्योंकि 99.50% क्या होते हैं, 99% केस में क्या होता है, यल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं, एक ही परसेंट में ना। तो ये एराइजेस कैसे होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर ऑप्शन में। और एक चीज़ और, जो डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होता है वो कहाँ होता है, एंटीबायोटिक्स में। कहाँ, एंटीबायोटिक्स में डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में ना, बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो देखिए तो आंसर क्या होगा, ए वाला देखते हैं। दीज पेप्टाइड आर प्रोड्यूस बाय राइबोसोम बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डी एमाइनो एसिड एट स्पेसिफिक पोजीशन। यह जो पेप्टाइड होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय राइबोसोम, राइबोसोम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बाय इनकॉर्पोरेटिंग डी एमाइनो एसिड एट स्पेसिफिक पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ही इनकॉर्पोरेटिंग होता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन होता है ना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, इनकॉर्पोरेट होता है ना, एक एक एमाइनो एसिड, एक एक एमाइनो एसिड क्या होता है, जुड़ता रहता है ना, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही होता है। ठीक है, तो ये आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम मेक पेप्टाइड विथ यल एमाइनो एसिड, जो राइबोसोम बनाता है क्या, यल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड। यही तो मैं बता रहा था कि ज़्यादातर 99% के केस में क्या होता है, यल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होता है, लेकिन डी फॉर्म एमाइनो एसिड भी क्या होते हैं, कुछ सेल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो वही पूछ रहा है, हाउ डू दे एराइज, कैसे ये एराइज होते हैं। तो राइबोसोम मेक पेप्टाइड यल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, हाउ वे सम ऑफ द एमाइनो एसिड इन द पेप्टाइड आर रिप्लेस्ड बाय डी एमाइनो एसिड, तो रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, डी एमाइनो एसिड के द्वारा, बाय पाथवे इन्वॉल्व एक्सीजन ऑफ यल एमाइनो एसिड। यल एमाइनो एसिड का क्या हो जाता है, एक्सीजन हो जाता है। ये भी ऑप्शन सही है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों सही है। थर्ड वाला देखते हैं, द पेप्टाइड विथ डी एमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस इन राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर। अरे राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर बोल दिया, अब राइबोसोम ही तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो बिना राइबोसोम के कैसे मतलब सिंथेसिस हो सकता है डी एमाइनो एसिड का, तो गलत है। पेप्टाइड विथ डी एमाइनो एसिड का एग्जिट ओनली इन आर्किया, अरे आर्किया में होता है, अभी मैंने बताया एंटीबायोटिक्स में भी होता है, तो ये आंसर तो गलती हो गया ना, आर्किया में होगा। वेयर दे आर मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेसिमेज, क्योंकि दे आर मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेसिमेज, रेसिमेज एंजाइम के द्वारा, मतलब रेसिमेज के प्रेजेंस में बनता है ना, मतलब ठीक है, पार्शियल करेक्ट है लेकिन पूरी तरह करेक्ट नहीं, क्योंकि आर्किया में तो नहीं होता है, नहीं एग्जिट करता है, एंटीबायोटिक्स में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं, तो वल्ली बोल दिया ना, ये गलती हो गई, तो डी भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक, तो इसमें दोनों दे दिया है आंसर, अब जो भी है ठीक है, दोनों ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, ऐसे ही मज़ा आएगा। ठीक है, फिफ्थ में चलते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द पीके ऑफ द एनोजेबल ग्रुप इन लाइसिन ना, फॉलोइंग आर द पीके ऑफ एनोजेबल ग्रुप इन लाइसिन, पीके 1 ना, पीके अल्फ़ा 1
2.16 अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप, PK अल्फ़ा 2 9.06 अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप, PK अल्फ़ा 3 10.54 एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द PI ऑफ द लाइसिन। लाइसिन का PI पूछा है। एकदम मैं बता दूं कि अगर PI पूछा है तो PI का फार्मूला तो पता होगा ना, क्या होता है PI का फार्मूला। PI होता है क्या, नेट चार्ज जीरो, जिसपे नेट चार्ज जीरो हो, ठीक है ना, और उसके अगल बगल का लेते हैं और लेके डिवाइड कर देते हैं 2 से। देखिए सॉल्व करिए, मैं बता देता हूँ फिर, ठीक है। देखिए आपको पहले ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो ट्रिक ये है कि जब भी प्रोटॉन रिलीज होगा वो सबसे पहले कहाँ से रिलीज होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से। कहाँ से, COOH से। आपको स्ट्रक्चर पता है ना एमाइनो एसिड का, जैसे एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3+ NH3+ के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप भी क्या होता है, प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है। अमाइनो ग्रुप भी किसके कंडीशन में होता है, प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। फिर ये R ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसके फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड इसी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, मतलब पेप्टाइड बन जाता है। तो फिर तब तो फिर यहाँ पे तो ये रिलीज हो जाता है, या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड कंडीशन कैसे पता करेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन कौन लूज करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप या अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। बस याद कर लो। अब मैं रीजन नहीं बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अब मैं चल के थ्योरी बताऊँ कि ये हो, मतलब इसमें क्यों हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, पहले पहले ये क्यों रिलीज नहीं कर रहा अपना प्रोटॉन ना, एसिडिटी और बेसिसिटी आता है ना टर्म, तो वो मैं अब उसकी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले कहाँ से प्रोटॉन रिलीज होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से, फिर अमाइनो ग्रुप से, ठीक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से पहले प्रोटॉन रिलीज होगा, ठीक है, फिर अमाइनो ग्रुप से। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप, तो याद रखिए कि क्या बोला जा रहा है, लाइसिन का, और लाइसिन में एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप भी होता है, मतलब R ग्रुप में भी क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो पहले COOH था, ठीक, और उसमें एक अमाइनो ग्रुप था NH3+, एक और क्या था, NH3+ था, ठीक है। एक R ग्रुप में भी तो होगा, R ग्रुप में मतलब एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, R ग्रुप भी इसमें होता है ना, जिसके पास एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप होता है लाइसिन के पास। तो कहाँ से रिलीज होगा पहले प्रोटॉन, देखिए इसमें नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +1 2 +2 आया कि नहीं, +2 आ गया ना। फिर कितना हो जाएगा, अब ये पहला प्रोटॉन कहाँ से लूज होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप से होगा, तो क्या आ जाएगा COO-, ठीक है, ये लूज कर दिया अपना। फिर इस पर NH3+ हो जाएगा, NH3+ हो जाएगा, NH ना, PK वह वैल्यू होता है जिसपे, PK वह वैल्यू होता है जिसपे अपना प्रोटॉन, जिस pH पे प्रोटॉन लूज कर देता है अपना ना। PK होता क्या है, PK होता है कि वह pH, जिस pH पे कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर दे तो उसी को PK वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो 2.16 है, मतलब 2.16 क्या है, PK वैल्यू है, मतलब जिस 2.16 क्या है, इसी pH पे क्या होगा, इसी pH पे क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन लूज करता है, कौन, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो 2.16 मिला तो ये लूज कर दिया अपना प्रोटॉन, तो लूज कर दिया तो कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में हो जाएगा, COOH- के फॉर्म में हो जाएगा। फिर NH3+, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, +2, और यहाँ पे चार्ज का यहाँ मतलब नहीं है, हाँ चार्ज का मतलब है यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक बचा प्लस, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार होगा, फिर देखिए अब कहाँ से लूज होगा, R ग्रुप से रिलीज होगा,
ना एप्सिलॉन ग्रुप से, तो ये अमाइनो ग्रुप रिलीज कर देगा अपना प्रोटॉन, तो NH2 के फॉर्म में हो जाएगा और ये NH3+ के फॉर्म में होगा। स्टेप बाय स्टेप रिलीज होता है ना, एक साथ नहीं करेंगे। फिर ये COO- की फॉर्म में रहेगा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा देखेंगे तो माइनस एक प्लस था, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर रिलीज करेगा तो ये वाला भी रिलीज कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखिए आप, क्या बताऊँ, देखिए पहले क्या था, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक, NH3+ NH3+, ठीक है। ये लूज करेगा कौन, पहले ये लूज करेगा, यहाँ +2 था, फिर देखिए माइनस हो जाएगा, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस, तो ये ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, +1 बच जाएगा, ठीक है ना। और ये लूज करेगा तो माइनस आ जाएगा ना, और ये प्लस प्लस था, तो एक प्लस से माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर ये लूज करेगा, फिर कौन लूज करेगा, अब ये हो जाएगा तो ये वाला लूज करेगा, तो ये लूज कर देगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इस पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा क्योंकि NH2 के फॉर्म में होगा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 होगा। फिर ये रिलीज करेगा, फिर ये रिलीज करेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस, फिर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। तो देखिए इधर और इधर, तो पहले तो 2 ये वाला यहाँ पे PI लिखेंगे ना, देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो किसको किसको लेके चलेंगे हम लोग, पहले क्या था, माइनस के फॉर्म में था ना, पहले क्या था, पेन नहीं चल रहा है ना मेरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जा रहा है आज, ये 0 हो जा रहा है, ठीक है, पहले क्या हो जा रहा है, 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले +2 के फॉर्म में हो जा रहा है, पेन ही नहीं चल रहा है। पहले क्या था देखिए, कार्बॉक्स में फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू याद कर लीजिए, 2.16, 9.06, पहले कितना था, 2.16 ना, वो सब हटाइए, पहले देखिए COOH था, ये NH3+ के फॉर्म में रहता है और ये NH3+ के फॉर्म में रहता है। पहले प्रोटॉन कहाँ से लूज होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप से लूज होगा, तो जब लूज होगा तो COO- के फॉर्म में हो जाएगा, फिर NH3 के प्लस के फॉर्म में होगा, फिर ये लूज करेगा, किसके फॉर्म में, COO- रहेगा ही पहले से ही, NH3+ और एक NH2, ठीक है, फिर एक लूज करेगा, COO- NH2, ये था ना, पहला क्या था, 2 पॉइंट में था, 2.06 था, सेकेंड वाला 9.06 था, फिर ये वाला 10.05 था, ऐसे करके। तो देखिए नेट चार्ज कितना आ रहा है, किस पे 0 आ रहा है, तो +++2 हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो +1 बचेगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि पहले से NH2 था, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी देखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 0 मतलब यहाँ भी 0 आया, तो इसके अगल बगल वाला लेना है, मतलब 9.6 लेना है, 10.5 से डिवाइड कर देना है 2। समझ में आया कि नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज करता है, फिर अमाइनो ग्रुप लूज करता है, और अमाइनो ग्रुप में सबसे पहले कौन लूज करेगा, R ग्रुप रिलीज करेगा अपना प्रोटॉन, फिर अपना वो जो अल्फा पोजीशन अल्फा अमाइनो ग्रुप फिर लूज करता है, तो पहले COOH लूज करेगा, फिर R ग्रुप वाला लूज करेगा, फिर अल्फा अमाइनो ग्रुप लूज करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे ना। फिर मैं अब देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए 9.06 कितना है, 10.5, तो कितना हो जाएगा, 6,519, ये ना होगा, और फिर डिवाइडेड बाई 2, इसको जोड़ देंगे ना, इसको क्यों जोड़ेंगे पता है ना, मतलब नेट चार्ज पे ही लेना है 0, जिस पे नेट चार्ज 0 हो उसके अगल बगल वाला लेना है ना, कौन सा अगल बगल, PK, तो यहाँ पे PK2 + PK3 और डिवाइडेड बाई 2, इसलिए मैंने फार्मूला नहीं बताया था PI का, PI कभी कभी PK1 + PK2/2 होता है, कभी PK1 + PK3
2 होता है, ठीक है। जिस पे नेट चार्ज होगा उसके अगल बगल वाला लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2 से जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9.8 आएगा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको, एकदम ईजी है, ठीक है। फिर से सुनिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में इसमें पूछा है कौन सा एनर्जिबल ग्रुप पूछा है, पीके पूछा है, ठीक है। एनर्जिबल ग्रुप इन लाइसिन। तो सबसे पहले जो होता है पी के अल्फ़ा 1 2.16 दिया है, पी के अल्फ़ा 2 9.06 पे अपना ये प्रोटॉन लूज करेगा, पी के अल्फ़ा 3 जो जो एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप होता है ये पी के अल्फ़ा 3 में ये लूज करेगा लास्ट में। तो पहले अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप लूज करेगा, फिर अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप लूज करेगा, फिर जो आर ग्रुप होता है वो लूज करेगा, ठीक है ना। तो फिर जिस पे नेट चार्ज 0 होगा उसके अगल बगल वाला ले लेंगे पी आई निकालने के लिए, पी के 1 प्लस पी के 2/2, ठीक है ना। जिस पे नेट चार्ज होगा तो इधर का और इधर का पी के 1 पी के 2 ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो एकदम ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना है एग्जाम में ना। पहले कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलीज करेंगे प्रोटॉन, फिर अमाइनो ग्रुप से रिलीज करेंगे वो भी अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप से, फिर एंड लास्ट में जो एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप होता है जो आर ग्रुप में होता है अमाइनो ग्रुप, उससे प्रोटॉन लूज होगा, ठीक है। और फिर देखेंगे, फिर काउंट करेंगे कितना चार्ज आ रहा है, कितना नेट चार्ज आ रहा है, +1 है कि +2 है, वो देखने के बाद जिस पे नेट चार्ज 0 आएगा उसके अगल बगल वाला लेना है, फिर आपको वैल्यू पुट करना है, फिर डिवाइड कर देना है 2 से, दैट से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अब थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, फोटोकेमिकली जनरेटेड एटीपी इज कंज्यूम्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कैल्विन बेंसन साइकिल। कैल्विन बेंसन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। फोटोकेमिकली जनरेटेड एटीपी इज कंज्यूम्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कैल्विन बेंसन साइकिल। तो कैल्विन बेंसन साइकिल को ही C3 साइकिल बोलते हैं। और C3 साइकिल में आपको पता होगा 3 स्टेप होता है टोटल। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, थर्ड होता है रीजनरेशन ना। जिसमें कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, रूबिस्को एंजाइम करता है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर रिडक्शन होता है, फिर रीजनरेशन होता है, रूबिस्को एंजाइम का रीजनरेशन होता है ना, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में C3 प्लांट में आपने पढ़ा होगा ना C3 साइकिल, ठीक। तो कैल्विन बेंसन साइकिल को ही C3 साइकिल बोलते हैं। तो पूछा है फोटोकेमिकली जनरेटेड एटीपी इज कंज्यूम्ड, किसमें एटीपी कंज्यूम होता है, तो किसमें होता है, क्या कार्बोक्सिलेशन में होता है, नहीं होता है, बस कार्बोक्सिलेशन में ही एटीपी कंज्यूम नहीं होता है। किस फेज में होता है कैल्विन बेंसन साइकिल के, किस फेज में एटीपी कंज्यूम होता है, तो रिडक्शन और रीजनरेशन फेज में एटीपी का कंजप्शन होता है, कंज्यूम होता है। याद कर लीजिए एकदम कि फोटोकेमिकली जनरेटेड एटीपी कंज्यूम किस फेज में, कैल्विन बेंसन साइकिल, जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। और C3 साइकिल जो होते हैं 3 फेज में होता है, कौन कौन सा, कार्बोक्सिलेशन पहला फेज होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर रीजनरेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन फेज में एटीपी कंज्यूम नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा ना। इसमें भी कार्बोक्सिलेशन दे दिया, ये भी नहीं। ओनली रीजनरेशन में एटीपी होता है कंज्यूम, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता। रिडक्शन में भी होता है, रीजनरेशन में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत धीरे चल रहे हैं यार, बहुत धीरे चल रहे हैं, इतना टाइम नहीं देंगे हम अब, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तब तो ना, पढ़ के आना होगा, ठीक है। बिना थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। थ्योरी तो आपको पढ़ाना होगा ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत जितना हो जा रहा है मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ एक एक पॉइंट एक एक ऑप्शन को लेके मैं बता रहा हूँ कि आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व द बैकबोन ऑफ CONH ऑब्जर्व इन अल्फा हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 15 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, मतलब 15 अमाइनो एसिड का रेसिड्यू है, मतलब पेप्टाइड है, ठीक है ना, जिसमें 15 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो पूछा है क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा, वो भी अल्फा हेलिक्स में। बच्चों याद करो, अल्फा हेलिक्स भी होता है, बीटा सीट भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा ना, गामा होता है, गामा हेलिक्स भी होता है, बीटा हेलिक्स भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स पूछा है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लो एकदम ना। अल्फा हेलिक्स ये याद करना है, ये नहीं कि कहीं भी निकाल लिए, गामा हेलिक्स में भी चल दिए निकालने, ऐसा नहीं करना है ना, बीटा में भी नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ रेसिड्यू
-4। जितना रेसिड्यू दिया है बस 4 घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा एकदम। आँख मूंद के मारिए। क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स, ये ध्यान देना है कि अल्फा हेलिक्स में पूछा है कि बीटा हेलिक्स में पूछा है कि गामा हेलिक्स में पूछा है ना, ठीक है ना। पाई हेलिक्स भी होता है, ठीक है, पाई हेलिक्स में पूछा है तो ना, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स का पूछा तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं चलो बीटा हेलिक्स का बताऊँ तो अभी इतना नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, और नहीं भी आएगा तो मैं थ्योरी तो पढ़ाऊँगा ही भी, थ्योरी भी पढ़ाऊँगा भी, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग ना। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्विंग बैकबोन ऑफ CONH कैन बी ऑब्टेन इन अल्फा हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 15 अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो 15 अमीनो एसिड रेसिड्यू बना है का पेप्टाइड है, तो इसमें पूछा है अल्फा हेलिक्स है, तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कितना होगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ रेसिड्यू -4। तो 15 में से 4 4 घटाइए, क्या आ जाएगा आंसर 11, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या कितना हो जाएगा 11। 8 पे चलते हैं। The curve B in the following below show the oxygen dissociation profile at physiological concentration of CO2 and at pH. The curve दिया है B in the figure below show the oxygen dissociation profile at the physiological concentration of CO2 at pH 7 ना। CO2 का दिया है, ठीक है ना। इंक्रीज द pH would lead to oxygen dissociation profile ना। तो अगर हम pH बढ़ा देंगे तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोफाइल होगा वो किधर शिफ्ट होगा, कर्व ए, मतलब जो कर्व ए राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये एक्चुअली में पूछा है कि लेफ्ट शिफ्ट में जाएगा। मतलब ये जो एक्चुअल में ये वाला होता है बी वाला, मतलब बी वाला ये नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है ना। ठीक है, जब इन्फिनिटी की बात करता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की जो इन्फिनिटी है वो ज़्यादा है कि कम है ना, यही बताता है। मतलब पीएच बढ़ाने से जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की इन्फिनिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ना, तो जब वही जो प्रभाव पड़ेगा वही बताएगा कि लेफ्ट शिफ्ट में जाएगा कि राइट शिफ्ट में जाएगा। याद कर लीजिए एकदम, क्या मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ याद कर लीजिए। पीएच अगर पीएच बढ़ाएंगे तो एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। क्या एसिडिटी कम होती है। तो जब एसिडिटी कम होती है भाई, एसिडिटी कम होगी तो क्या होगा, एसिडिटी कम होगी तो जैसे दो कपल है तो एसिडिटी कम है, मतलब एसिडिक नेचर नहीं है उतना, तो दोनों पास आना चाहेंगे ना। जब पास आएगा तो ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे टेम्परेचर को लेते हैं तब समझ में आएगा। टेम्परेचर ठंडी में दो कपल हैं तो जब कोल्ड होता है तो पास पास में आएंगे लोग ना, दोनों कपल आपस में पास आएंगे तो शिफ्ट कैसा जाएगा, राइट शिफ्ट में जाएगा। एसिडिटी कम होगी फिर भी पास में जाएगा यहाँ, लेकिन पीएच बढ़ाया है तो एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी कम होगी तो पीएच किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट में होगी लेफ्ट शिफ्ट में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्व ए। याद कर लीजिए कि एसिडिटी कम होगी ना, पीएच यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी कम होगी तो जो कपल मतलब एसिडिक नेचर होता है ना कि अरे यार एसिडिक है एकदम गंदा सा है, तो गंदा सा है तो ये, लेकिन एसिडिटी क्या है, कम है ना, तो कम है मतलब पास पास आएंगे, ठीक है, पास पास आएंगे तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट में होगा। टेम्परेचर पे पूछेगा कि टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, कोल्ड, मतलब टेम्परेचर ठंडा है कोल्ड है तो कोल्ड में क्या होता है, ठंडे में क्या होता है, कपल दोनों पास आते हैं तो शिफ्ट कैसा जाएगा, राइट शिफ्ट। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ा देंगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। यही सब है, बस हो गया आंसर बी, ठीक है। फिर देखते हैं 9th वाला। गिवन बिलो आर द वेरियस प्रोटीन क्लीविंग reagent list first and the recognized site list 2 in the target protein ना, ये टारगेट प्रोटीन है, ठीक है। अब पेप्टाइड है भाई, प्रोटीन है तो उसमें अमीनो एसिड होंगे ही ना, तो इसमें हम क्या डाल दें, क्लीविंग रिएजेंट डाल दें, जैसे साइनाइड ब्रोमाइड है, ट्रिप्सिन है, कैप्सेज है, काइमोट्रिप्सिन है। याद कर लीजिए साइनो ब्रोमाइड किसको क्लिप करता है, मिथियोनिन को क्लिप करता है, किसको, मिथियोनिन को, तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ट्रिप्सिन किसको करता है, आरके को करता है, किसको, आरके को, आरके किधर, आर्जिनिन, आर्जिनिन को मतलब आर बोलते हैं, ठीक है, तो आर्जिनिन हो जाएगा, ठीक है। कैप्सेजेस स्पार्टिक एसिड को करता है, काइमोट्रिप्सिन वाइफ को करता है, फिनाइलिन मतलब WIF, वाइफ मतलब जो एरोमेटिक एमाइनो एसिड होते हैं ना, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान हो गया, टायरोसिन हो गया और ये फिनाइल एलिनिन हो गया, ठीक है, फिनाइल एलिनिन वाइफ होता है ना,
फिनाइल एलानिन। डब्ल्यू को ट्रिप्टोफान बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फिनाइल एलानिन एंड वाई को बोलते हैं टायरोसिन। ठीक है, तो आंसर क्या निकल जाएगा आप मिला लीजिएगा। ठीक है, हो गया। 10th का देखते हैं, हम 10th तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में ना। मैं भी थक गया हूँ थोड़ा, आज पहला दिन है ना। ठीक, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट CO2 इन वेनस ब्लड एज कार्बामेट्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर द फॉलोइंग ऑफ दीज कार्बामेट्स। हेमोग्लोबिन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है CO2, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है किसका, CO2 का। इन कहाँ, वेनस ब्लड में। अरे वेनस ब्लड में ही ना CO2 होगा भाई। अरे आर्टेरियल ब्लड में CO2 होगा क्या? आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन होता है ना। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है CO2 इन वेनस ब्लड एज कार्बामेट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर द फॉलोइंग ऑफ दीज कार्बामेट। क्या CO2 इंटरेक्ट करता है विथ एमाइनो टर्मिनल नाइट्रोजन ऑफ हेमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन? देखिए, जो हेमोग्लोबिन बाइंड करता है ना CO2 के साथ, तो क्या बनाता है, कार्बामेट्स बनाता है। ठीक है ना, जब कार्बामेट्स बनाता है तो हेमोग्लोबिन CO2 जो होता है हेमोग्लोबिन से किधर, अब हेमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन ही है ना, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेमोग्लोबिन क्या है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर ना। तो हेमोग्लोबिन क्या है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर है ना, जिसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है। ठीक है ना 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है। ठीक है, अल्फा चेन में कितना अमीनो एसिड, 141 अमीनो एसिड। बीटा चेन में कितना अमीनो एसिड है, 146 अमीनो एसिड। याद कर लीजिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल अमीनो एसिड निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 574 अमीनो एसिड टोटल होता है। इसमें हेमोग्लोबिन में 574, तो अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड। क्योंकि 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और ऐड कर लेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 574। तो जब भी क्या होता है, जब भी CO2 बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो किससे बाइंड करता है, उसके अमाइनो टर्मिनल से बाइंड करता है। अमाइनो टर्मिनल नाइट्रोजन ऑफ हेमोग्लोबिन के नाइट्रोजन, जो अमाइनो टर्मिनल नाइट्रोजन होता है उसी से बाइंड करता है। तो ये आंसर सही है। क्या कार्बोक्सी टर्मिनल से नहीं बाइंड करता है, तो बी तो गलती हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, कार्बामेट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ब्रिज बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन। हाँ, साल्ट ब्रिज बनता है, डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं बनता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ANC। ठीक है बच्चों, समझ में आया आज का। बाकी क्वेश्चन हम शाम को करेंगे या कल करेंगे। ठीक है ना, अगर आज आप फ्री रहेंगे तो हम कर लेंगे आज ही, नहीं तो कल करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत टाइम लग गया ना, बहुत टाइम लग गया। ठीक है, 52 मिनट्स हो गया। ठीक है ना, लेकिन हम डिटेल में समझे हैं सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ समझ के पढ़े हैं ना, एक एक ऑप्शन आंसर क्यों है, ऐसा क्यों है ना, सब मेरे को मतलब बहुत कुछ मैंने बताया। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट ना। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है ना, बाय बाय। अगर आपको ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर कितना था ना। मैंने तो ऐसे दिया नहीं था आपको करने के लिए, फिर भी आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा ना कि मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो कितना था और नेक्स्ट टॉपिक कौन से देखना चाहेंगे मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही से आपको मिलेगा डेली PYQ, डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।